हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो कंटेंट है, आपका यूजीसी का नेट का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है 26 को। तो उसके लिए हम आपकी तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चंस रिवीजन के सुपरफास्ट में लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या जा रहा है। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको हिंदी मिरर की तरफ से तैयार कराए जाएंगे, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? तो इसमें हमें बताना है कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई। बहुत इजी है, तो इसका आंसर जाएगा अर्धमागधी से। पूर्व हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, और बाकी का भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सी अपभ्रंश से किस हिंदी की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। ये प्रश्न भी बहुत ईजी है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा बनते हैं। तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चलिए चेक करते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली भाषा क्षेत्र में आते हैं, जबकि आगरा, मथुरा ब्रजभाषा क्षेत्र में, इटावा, हरदोई, कानपुर, कन्नौजी बोली के क्षेत्र में, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच आदि अवधी के क्षेत्र में आते हैं। सभी की इन्होंने जानकारी दे दी है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, वघेली। इसमें से हमें बताना है कि 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है। तो 252 वैष्णव की जो वार्ता है वह विट्ठलनाथ जी के बेटे और जो है आपके वल्लभाचार्य के पोते थे, तो उन्होंने ये लिखी थी ब्रजभाषा में। उस वक्त ये लिखी गई है, तो उस वक्त जो है प्रचलन में जो थी ब्रजभाषा थी, तो उसी भाषा में ये लिखी गई है। तो 252 वैष्णव की वार्ता भाषा ब्रजभाषा। वार्ता ग्रंथ के लेखक गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता के अतिरिक्त 84 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभाचार्य संप्रदाय से है। ठीक है, ये जानकारी आपको दी गई, बहुत अच्छी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी गई है विधेयवादी पद्धति। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करके ही अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, और इनका लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ भी काफ़ी जो है प्रसिद्ध रहा है, और ज़्यादातर लोगों ने इनका ही इतिहास ग्रंथ फॉलो किया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है, तो देख लीजिए। विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर विनय मोहन। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है वह डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये भी प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है। विजेंद्र जो हैं स्नातक, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज, इन्होंने भी इनके मतलब जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनका नाम ये है दूसरी परंपरा की खोज। डॉक्टर विनय मोहन के साहित्य का नाम है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। ठीक है, अच्छे से इनको देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न आपका क्या जा रहा है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष है 1865, 1868, 1880 या 1879। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जा रहा है। इसका आंसर जा रहा है बी, 1868। डिटेल चेक करते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष 1868 में हुआ था। यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से निकाली जाती थी। इतना याद रखिए, हर पत्रिका के बारे में आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ये कहाँ से निकलती थी। ठीक है, कौन से शहर से इसका प्रकाशन होता था और कौन से वर्ष में होता था और किसने किया। हमेशा पत्रिकाओं से ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि किसने किया और कहाँ से, कौन से शहर से प्रकाशित हुई और कौन से सन में इसका प्रकाशन वर्ष आरंभ हुआ। 3 तरह के क्वेश्चन आपके पत्रिकाओं से लेकर बनते हैं, और पत्रिकाओं का टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ पत्रिकाएं तो ऐसी हैं कि उनके बारे में पूछा ही जाता है, जैसे एक आपकी कवि वचन सुधा हो गई, बाल बोधनी के बारे में, हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में,
और भी जो आपकी काफ़ी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। लेकिन 3 तरह के क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। एक तो प्रकाशन वर्ष और किसने इसका शुरुआत की और कहाँ से निकलती थी, कौन से शहर से इसका प्रकाशन होता था। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। जो उन्होंने काल अपने डिवाइड किए हैं अपने इतिहास ग्रंथ में, उनका नाम उन्होंने किस आधार पर रखा है। पूर्व परंपरा के आधार पर, युग प्रवृत्ति के आधार पर, या प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उन्होंने कालों का नामकरण रखा है वह युग प्रवृत्ति के आधार पर किया है। चलिए देखते हैं यहाँ डिटेल इसकी। और इनका जो आधार है वो प्रकरण में है, प्रकरण में डिवाइड है। पहले एक बार अभी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का हिंदी का, तो इसमें क्वेश्चंस आया था कि जो प्रकरण 3 है उनका रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास का, तो उसमें कौन से काल का वर्णन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न का आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार है युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। तो ये 2-3 यहाँ पर बातें हैं इनके ग्रंथ से संबंधित। इसको ज़रूर आप अपने याद जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी कालक्रम अनुसार सही है। तो इसमें बीसल देव पहले हैं, यहाँ पृथ्वीराज, यहाँ खुमान रासो, हमीर रासो। तो हमेशा याद रखिए कि खुमान रासो वाला जहाँ पर होगा वहाँ पर आपका आंसर सही जाएगा, और हमीर रासो वहाँ पर लास्ट में हो तब ये आंसर सही बनता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देख लीजिए आप। खुमान रासो जो है सबसे पहले दलपति विजय के द्वारा, बिसल देव रासो फिर नरपति नाहला के द्वारा, पृथ्वीराज रासो 13वीं शती में चंद्रबरदाई के द्वारा, हमीर रासो 14वीं शती में शारंगधर के द्वारा। ठीक है, ये अंतिम चरण था। तो आप इसका याद रखिए कि खुमान रासो पहले आता है। चलिए यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन से हैं। तो आपको सभी को पता है कि सिद्धों और नाथों में सबसे पुराना नाम जो है सरहपा का लिया जाता है। यहाँ पर डिटेल देखते हैं। सिद्धों नाथों में सबसे पुराने सरहपा हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रेरणा गोरखनाथ थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, और इनको प्रथम कवि किसने माना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जिनकी रचना दोहा कोश है, इन्होंने दोहा कोश लिखा है। कड़हप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ। ये क्वेश्चंस भी आपके यूजीसी नेट में हमेशा बनता है कि जो सिद्ध हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन से हैं। तो क्या करते हैं हम लोग जो हैं सरहपा को लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कड़प्पा को सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना है। ठीक है, सबसे बड़े कवि यही माने जाते हैं कड़प्पा, किंतु इनका कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं है, लेकिन तब भी इन्हें सबसे बड़ा कवि माना गया है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा इसमें थोड़ा अलग चीज़ बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे, आचार्य का नाम क्या है। निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो जो द्वैतवाद है वो निम्बकाचार्य है। वाद आप सभी कर लेना, ठीक है। द्वैतवाद भी, द्वैतवाद भी, ये सारे शुद्धा द्वैतवाद भी, इनके जरूर याद कर लेना। ये प्रश्न जरूर बनता है और ये 100% बनता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाद जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सारे प्रवर्तक के नाम दे दिए गए हैं, यहाँ सारे वाद के नाम दे दिए गए, और किस संप्रदाय से संबंधित हैं ये वाद। ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि जो विशिष्टावाद है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है, या फिर श्री संप्रदाय का कौन सा वाद है, या फिर श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो क्वेश्चंस किसी भी तरह से आपसे घूमकर पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये सब पता होगा तभी किसी भी तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आए तभी आप आंसर को कर पाते हैं। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मधुमालती, मृगावती, माधवानला, काम कंदला, पद्मावता। तो ठीक है, आपकी रचनाएं हैं, लेकिन सभी ये अच्छी रचनाएं हैं, लेकिन तब भी सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, वह पद्मावत को माना गया है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, हम चेक करते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है, जो इसका सन है 1540 यानी कि 1540 में ये प्रकाशित हुई। और सभी को पता है कि ये जायसी का सबसे श्रेष्ठ प्रेम आख्यानक है।
इस महाकाव्य में यहाँ पर 57 लिखा है, लेकिन 69 खंड हैं। और जो और भी यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं उनके भी रचनाकार का नाम है मृगावती के कुतुबन है, मधुमालती के मंजन है, माधवानल कामा कंदला के आलम है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये भी प्रश्न मैंने कहा ना, आपके मैं जितने भी प्रश्न लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको अच्छे से तैयार कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, छोटा सा लाइक करना है और शेयर करना है उन स्टूडेंट के लिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 26 को है और जल्दी ही आने वाला है। सिर्फ 5 दिन आपके शेष हैं। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको और भी अच्छे से इस पर कंटेंट चाहिए हिंदी मिरर की तरफ से, जो आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ स्टूडेंट लास्ट टाइम पर ही रिवीजन करते हैं, तो उनके लिए एक रिवीजन की श्रृंखला 5 दिन में बहुत अच्छे से तैयार करा दी जाएगी। अगर करनी है तो कमेंट ज़रूर करें, कम से कम 10 कमेंट आएंगे तभी आपकी अच्छे से एक श्रृंखला बना दी जाएगी और आपको तैयारी करा दी जाएगी। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए।